एक बड़े शहर की सोसाइटी में दो औरतें जया और शर्मिला पड़ोस में रहती थीं। उनके पास सब कुछ एक समान ही था, गाड़ी, घर, फर्नीचर, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी एक समान थे। उनके बच्चे अभिषेक और सैफ भी एक ही स्कूल में जाते, एक से कपड़े पहनते। बाहर से लगता था कि दोनों परिवार में बहुत प्यार है, पर अंदर की बात कुछ और ही थी। देखिए, अगर आज आपने मुझे शर्मिला जैसा ब्रेसलेट ना लाकर दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर संभालते रहना खुद को और अपने इस नालायक बच्चे अभिषेक को। पड़ोस के सेब से आधा नंबर कम लेकर आया है ये नालायक कहीं का। अरे आधे नंबर के लिए इस बेचारे पर क्यों भड़क रही हो? वैसे तो 85% लेकर आया ही है ना। हाँ, क्या होता है आधे नंबर से? और क्या कमी है तुम्हारे पास गहनों की? हाँ, एक ब्रेसलेट की कमी है, और अगर आज तुम ब्रेसलेट नहीं लेकर आए तो तुम्हें कमी हो जाएगी खाने की, पीने की, साफ सुथरे धुले हुए कपड़ों की और अपनी बीवी की। ये चाहे फेल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर उनके बच्चों से नंबर ज्यादा ही लेकर आए, चाहे वह आधा ही क्यों ना हो। जाकर अंदर पढ़ाई कर, जब देखो वीडियो गेम। तुमने देखा कल पार्टी में सभी कैसे मेरे ब्रेसलेट और नेकलेस की तारीफ कर रहे थे, और वह पड़ोस की जया, उसकी तो शक्ल ही देखने वाली थी। वहीं उसका पुराना नेकलेस और सस्ती चूड़ियां, तभी तो वह कल पार्टी से जल्दी चली गई। खाना भी नहीं खाया उसने। मैं जानती हूँ अपने पति का सर खा रही होगी कि मुझे भी ऐसा ब्रेसलेट और नेकलेस चाहिए। वाह से, तूने भी कमाल कर दिया, उसके बेटे से एक नंबर ज्यादा लाकर। मम्मी, आधा नंबर। अरे आधा भी तो एक ही बन जाता है, और बात आधे एक ही नहीं है। बात ये है कि तूने उससे ज्यादा नंबर लेकर आया है, चाहे आधा ही सही। बता, क्या चाहिए तुझे इनाम में? ओह वाह, गिफ्ट। मम्मी, मुझे नई वाली वीडियो गेम चाहिए। जाकर अंदर पढ़ाई कर, जब देखो वीडियो गेम। शर्मिला, अगले महीने की 1 तारीख को हमें शिमला जाना है, तो सब तैयारी कर लेना। आप तो कह रहे थे हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, और अब शिमला? मुझे नहीं जाना शिमला विमला, मुझे तो बस स्विट्जरलैंड ही जाना है। अरे इस साल बिजनेस में इतना फायदा नहीं हुआ, स्विट्जरलैंड जाने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। इस साल शिमला हो आते हैं, अगले साल स्विट्जरलैंड भी घूमने चलेंगे। पर मैंने तो सबको बोल दिया है कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और वह जया जो है वह मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी क्या? अरे नाराज क्यों होती हो? मैं कंप्यूटर से हमारी फोटो निकलवा लूंगा, जैसा कि हम स्विट्जरलैंड ही घूम रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शिमला है या स्विट्जरलैंड। शर्मिला अपना मन मारकर हाँ बोल देती है। वहाँ दूसरी तरफ जया अपना नया ब्रेसलेट पहनकर शीशे के सामने बैठकर देख रही होती है। तभी उसको शर्मिला की शिमला में फोटो लेती हुई खाई से गिर जाने की खबर मिलती है। बोल कर गई थी कि स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, और शिमला की खाई में जा गिरी। शायद रास्ता भूल गई होगी स्विट्जरलैंड का। जया बाहर से तो बहुत खुश लग रही थी, पर उसे अंदर ही अंदर यह फिक्र खाई जा रही थी, अब वह किसे अपने गहने दिखाएगी, अपनी साड़ियाँ दिखाएगी, और अब वह किससे मुकाबला करेगी बिना शर्मिला के। जैसे जया की जिंदगी थम सी गई थी। जया ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुड़ के देखा तो शर्मिला सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। तू मर तो गई है, पर देख मेरी कुर्ती तेरे कपड़ों से ज्यादा सफेद है। जा, तू तो फिरमा इस्तेमाल करती है, और मैं मरने के बाद भी महंगा वाला सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करती हूँ। अपने गले में पहना नेकलेस तो देख कैसा टूट गया है। मेरा यह नया ब्रेसलेट देख, पूरे 22 कैरेट खरे सोने का है। चाहे थोड़ा टूट गया हो, पर देख टस से मस नहीं हुआ, और इसका एक एक हीरा इतना महंगा है ना कि तेरे जैसे 10 ब्रेसलेट आ जाए। हम तो यह छोटा सा घर बेचकर एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ हर चीज की सुविधा है। तेरी तरह इधर उधर नहीं भटकेंगे। कौन भटक रहा है इधर उधर? मैंने तो एक बड़े से फार्म हाउस पर कब्जा किया है, सलमान खान के फार्म हाउस के बिल्कुल साथ वाला फार्म हाउस, जहाँ मैं आराम से अपना चुड़ैल जीवन व्यतीत करूंगी। तेरी तरह नहीं यहाँ काम करो वहाँ काम करो, मैं तो सारा दिन आराम करूंगी।
इतना कहकर शर्मिला उड़कर जाने लगती है। जया पीछे से आवाज मारती है, कहाँ चली? अब किस चीज के लिए देरी हो रही है तुझे? मेरी रात के खाने का समय हो गया है। मुझे रात को समय पर खाने की आदत है ताकि मैं फिट रहूं। मुझे तुम्हारी तरह मोटा नहीं होना। अब जया को रात दिन यही फिक्र खाई जा रही थी कि शर्मिला मरने के बाद भी ऐश कर रही है और मैं जीते जी भी खुश नहीं हूँ। यही बातें सोचते सोचते जया एक दिन सड़क पर जा पहुँचती है। ध्यान कहीं और होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मौके पर ही मर जाती है। चुड़ैल शर्मिला एक दिन देखती है कि उसके साथ वाले फार्म हाउस पर भी एक चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। जब अंदर उस चुड़ैल से मिलने जाती है तो देखती है वहाँ जया उल्टी लटकी हुई है और शर्मिला को देखकर बोलती है, देखती क्या हो, मैंने भी कुछ दिनों से चुड़ैलिए योगा करना शुरू कर दिया है ताकि मैं तुमसे ज्यादा फिट रहूं। तू अभी तक इस लेवल पर है, मैं तो उल्टी लटक कर अपने पैर भी सीधे कर लेती हूँ। इसी तरह जया और शर्मिला दोबारा पड़ोसन बन गई और खुशी खुशी एक दूसरे से मुकाबला करके अपना चुड़ैल जीवन व्यतीत करने लगी। एक गुमनाम शहर। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में। रेगिस्तानी मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ बरसों से है। ये पूरी तरह से एक मुर्दा शहर था। 200 साल पहले ये शहर बना था, लेकिन 100 सालों के बाद इस शहर के लोग शहर को छोड़कर चले गए। शहर वीरान, सुनसान, भूतिया और मुर्दा शहर बन गया। इसी शहर पर अपने पीएचडी का काम कर रहे थे लोकेश और लिमो। हमें अपने थीसिस के लिए उस शहर को देखना है। जाना तो पड़ेगा। हम जिस सब्जेक्ट पर थीसिस का काम कर रहे हैं उस पर बहुत कम रिसर्चर ने पहले काम किया, और तो और जो भी विदेश रिसर्चर वहाँ गए उनका और कभी भी पता नहीं चला, इसलिए खतरा है वहाँ पर। हाँ, खतरा तो है, इसलिए तो हमने और तुमने इस सब्जेक्ट को चुना। अब तो खुद ही से इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है। हाँ, वो तो करना ही है, लेकिन कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा मालूम पड़ता है। तो अब जा रहे थे लीमो और लोकेश उस मुर्दा शहर की तरफ। मुर्दा शहर का नाम था लनोरा। इस शहर के करीब 50 किलोमीटर पहले एक अंतिम कस्बा पड़ता है ढोंग। वहाँ से जीप में रेगिस्तान के अंदर से, फिर बाद में करीब 5 किलोमीटर पैदल। लोकेश और लीमो ढोंग में एक जीप वाले से बात करते हैं। देखो साहब, मैं लनोरा के 5 किलोमीटर के पहले तक जा सकता हूँ, उसके बाद तुम अपना समझ लो। क्यों भाई, हम तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे, तुम हमें लनोरा लेके अंदर तक छोड़ देना भाई। नहीं साहब, तुम हमें करोड़ रुपए क्यों ना दे दो, तब भी हम वहाँ नहीं जाएंगे। और सुन लो, वहाँ कोई मोबाइल टावर है भी नहीं, फोन लगता भी नहीं है। जीप वाले ने उन्हें 5 किलोमीटर पहले उतार दिया। दोनों पैदल पहुँचे। अचानक शहर से एक आवाज उठी, आ गए तुम लोग। इंतजार करते करते मैं तो थक गया था, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। इमू, तुमने कुछ सुना क्या? मुर्दा शहर ने आवाज दी। हाँ, मैंने तो सुना, लेकिन वापस जाने का सवाल ही नहीं है। ये कोई चोर उचक्के होंगे जो हमें डरा कर भगाना चाहते हैं। मुर्दा शहर में चारों तरफ मलबा ही मलबा था। बड़े बड़े कारखाने जंग खाए उजड़े पड़े थे। टूटी मोटर गाड़ियां, टूटे घर, यहाँ तक कि जंग खाए टूटे स्टीम रेल इंजन रेत में ढसे पड़े थे। एक टूटा चर्च था जिसके ऊपर का क्रॉस टूटकर उल्टा लटका हुआ था। एक अजीब सी बात देखी उन लोगों ने। पूरे शहर में आदमी के खोपड़ी, कंकाल, हड्डियां बिखरे पड़े थे। टूटे ताबूत यहाँ वहाँ पड़े थे। उन्होंने अपना तंबू लगाया। रात हो चली थी। थकान के मारे दोनों सो चुके थे। अचानक खटखट की आवाज से दोनों की नींद टूट गई। लोकेश, बाहर कोई आवाज हो रही है भाई। देखते हैं क्या है वो। दोनों ने टेंट के झरोके से जो देखा तो दोनों के होश उड़ गए। शहर के रास्तों पर
कंकाल चल फिर रहे थे। टूटी मोटर गाड़ियों में कंकाल आ जा रहे थे। जंग खाया रेल का स्टीम इंजन भी डब्बे खींच रहा था। ताबूत भी गाड़ियों की तरह चल रहे थे और उसमें भी मुर्दे बैठे हुए हवाखोरी कर रहे थे। फिर अचानक से सब कंकाल रुक गए। गाड़ियां रुक गई, ट्रेन रुक गई। सब कंकालों की नजर इनके टेंट की तरफ घूम चुकी थी। एक पल रुकने के बाद सारे कंकाल इनके टेंट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस काल की भीड़ से एक कंकाल आगे आया जो पादरी लग रहा था, क्योंकि उसके गले में टूटा क्रॉस लटक रहा था, मगर उल्टा। जब आ ही गए इस मुर्दा नगरी में तो वापस जाने की मत सोचना। तुम्हें मार कर एक ताबूत में रख देंगे। जब तुम्हारे जिस्म के मांस सड़ गल कर कंकाल बाहर आ जाएंगे तब तुम भी इस मुर्दा नगरी के रहने वाले हो जाओगे। ले आओ इनको चर्च में। कंकालों ने दोनों को कंधों में उठा लिया और ले आए टूटे चर्च में। वहाँ एक बड़ा सा क्रॉस उल्टा कर रखा हुआ था। ये कंकालों का क्रॉस है जो उल्टा होता है। एक एक करके दोनों को कीलों से ठोक कर लटका दो उल्टा क्रॉस में। तभी रेगिस्तानी रेत की आंधी आ गई। उस तेज आंधी में चर्च का टूटा क्रॉस न जाने कैसे नीचे जमीन पर सीधा होकर गड़ गया। बस कंकालों में भगदड़ मच गई। वो फिर से टूटे हड्डियों की तरह बिखर गए। टूटी मोटर गाड़ियां, टूटा रेल इंजन, सब फिर से मुर्दा शहर बन गया। लीमो और मुकेश वापस आकर उस क्रॉस पर आज भी रिसर्च थीसिस जारी रखे हुए हैं।